हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश आपके मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड 2022 का जो मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो निकाला गया था, उसके सोशल साइंस सेक्शन का हम लोग जितने भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन की हम लोग बात करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी दबा देंगे, जिससे कि आपको आने वाले समय में जो भी वीडियो बनाऊंगा या जो भी मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और इस वीडियो को प्लीज़ पूरा का पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको ज्ञान मिलेगा और आपको आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प होगा। तो इसमें पूरा का पूरा सॉल्यूशन है और मैं जो एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन होगा उसे एक्सप्लेन करते हुए भी आगे बढ़ूँगा। तो भी आपके जितने भी जो दोस्त हैं उसके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देंगे। और प्लीज़ जो भी आपका राय होगा तो प्लीज़ आप उसे कमेंट कर सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको वीडियो के नीचे जो कमेंट का सेक्शन है उसमें मैं इसका लिंक पीडीएफ पिन कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार बोर्ड के क्लास 10 सोशल साइंस के मॉडल सेट के बारे में, उसका कंप्लीट हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए आज पहला क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो दिया गया था वो था कि फ्रेंच सेटल्ड इन इंडो चाइना वेयर कॉल्ड, यानी कि भारत चीन में बसे फ्रांसीसी को हम लोग क्या कहते थे? फ्रेंच कहते थे, रूलिंग क्लास कहते थे, कोलोन कहते थे या फिर ट्रेडर्स कहते थे। उसे कोलोन के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित किया गया था और इसी कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग में वो जो मस्कर था वो हुआ था और बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था। और ये जो रॉलेट एक्ट था उसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता था, जिसमें कि ये कानून के अंतर्गत जो अंग्रेज थे वो किसी भी आदमी को बिना किसी सुनवाई के पकड़ के जेल में डाल सकते थे और उनके पास अपना अपील करने के लिए कोई भी जगह नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध नाइटहुड की पुरस्कार किसने सरेंडर कर दिया? तो अभी ये मैंने बताया कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब का जो अमृतसर है उसी में एक जलियांवाला बाग है, वहीं पे ये मस्कर हुआ था, जिसमें कि बहुत सारे यानी हजारों की संख्या में आदमी को गोली मार दिया गया था जनरल डायर के द्वारा। तो जब ये सारा मस्कर हुआ था उस वक्त पूरे के पूरे जो भारत के लोग थे वो स्तब्ध हो गए थे। और इससे बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने अपनी जो भी उनको जो उपाधि दिया गया था उस सारी की सारी उपाधि को भारतीय लोगों ने वापस करना स्टार्ट कर दिया था। तो उनमें से एक रविंद्रनाथ टैगोर जी भी थे, जिनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, जो अंग्रेज के द्वारा दिया जाता है। तो उसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया था। तो आपको उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है कि जर्मनी की एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो जर्मनी की एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो आदमी थे वो बिस्मार्क थे, यानी जो बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना की थी किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था और इनके नाम पर ही डीएवी स्कूल भी चलता है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में लागू किया गया था? तो यानी पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी के लाहौर का जो अधिवेशन था उसी में मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली कपास की मिल कहाँ खोली गई? तो देखिए, भारत में जो कपास की मिल के पीछे की जो कहानी है, तो सबसे पहले 1852 के आसपास जो कोलकाता में जूट यानी कपास की मिल खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहाँ पे जो अंग्रेज व्यापारी थे वे असफल रहे थे। तो उसके बाद जो और वहाँ पे बहुत ज़्यादा विद्रोह भी हो रहा था। तो इसके बाद जो अंग्रेज ने उसके बाद बॉम्बे आके वहाँ पे बॉम्बे आके वहाँ पे उन्होंने कपास की मिल खोली। और क्योंकि महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र में कपास की खेती भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। और क्योंकि कपास की खेती के लिए आप लोगों को काली मिट्टी और शुष्क मौसम चाहिए, जो कि उसी एरिया में होती है। तो वहाँ पे ज़्यादा कपास की खेती भी होती है, तो इसीलिए वहाँ से सामान ले जाने आने में भी दिक्कत का सामना नहीं होता। इसलिए बॉम्बे में क्या किया गया, तो उसकी खेती की गई।
अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन AITUC के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय जी थे। अगला है कि भारत चीन, और मैं सीधे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए निकलते जा रहा हूँ, जिससे कि शॉर्ट टाइम में आपका वीडियो फिनिश हो जाए। ठीक है, भारत चीन क्षेत्र में पहले युद्ध की में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत चीन क्षेत्र के पहले युद्ध के अंत में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो निक्सन थे। तो भारत चीन यानी हिंदी चीन में जॉर्ज बुश, निक्सन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था? तो कॉन्ट काबूर को, यानी कॉन्ट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने क्या किया था कि प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया गया था? तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। नई आर्थिक नीति NEP कब लागू हुई? तो जो नई आर्थिक नीति है ये 1921 ईस्वी में लागू की गई थी, और इसे ही हम लोग न्यू इकोनॉमिक, यानी NEP का फुल फॉर्म होता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अगला है कि भारतीय संवादिक, यानी कि विच इज द अनदर नेम ऑफ द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। तो इसको हम लोग साइमन कमीशन के नाम से ही जानते हैं, यानी साइमन कमीशन यही दूसरा शॉर्टकट नाम था, क्योंकि इसके जो इंडियन स्टैट्यूटरी जो कमीशन है इसका हेड सर साइमन जी के द्वारा किया गया था, तो इसका नाम साइमन कमीशन रख दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा किस अखबार का संपादन किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली या बिहारी, तो यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला है कि गुटेनबर्ग द्वारा सबसे पहले कौन सी पुस्तक मुद्रित की गई? तो गुटेनबर्ग के द्वारा जो सबसे पहले जो किस पुस्तक की छपाई की गई तो वह बाइबल थी, यानी बाइबल नहीं, सबसे पहले बाइबल का ही सबसे पहले मतलब मुद्रण गुटेनबर्ग ने किया था। अशोक का शिलालेख किस लिपि में? तो वो ब्राह्मी लिपि में अशोक का शिलालेख लिखा हुआ है। अगला है कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? तो बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था, यानी 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था, और फिर जब दिल्ली दरबार का जब आयोजन किया गया था 1911 ईस्वी में, तो उसी वक्त बंगाली विभाजन को रद्द भी कर दिया गया था। अगला है कि रूस में दास प्रथा को कब समाप्त कर दिया गया? तो रूस में जो दास प्रथा का जो समाप्ति है वो 1861 ईस्वी में कर दिया गया था। अगला है कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाने के रूप में निर्णय किस सम्मेलन में लिया गया? तो वह द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ही लिया गया था। अगला है कि हो ची मिन की सरकार थी दक्षिण वियतनाम में, उत्तर वियतनाम में, पूर्वी वियतनाम में या पश्चिमी वियतनाम में? तो इसका जो सरकार थी वह उत्तरी वियतनाम में थी, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला है कि वॉर एंड पीस की रचना किसने की? तो वॉर एंड पीस की जो रचना है वो टॉलस्टॉय के द्वारा की गई थी। अगला है कि सोवियत संघ का विभाजन कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विभाजन हुआ था। पटना का नाम अजीमाबाद किसने रखा था? पटना का नाम अजीम, जैसे कि नाम ही से पता चल रहा है, अजीम उल शान ने किया था, और ये जो ठीक है पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र शहर की जो स्थापना है वो इनमें से किसी ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयीन के द्वारा किया गया था, उदयीन। अगला है कि राष्ट्रीय आय की गणना भारत के किस संस्था द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी इंडियन सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही किया जाता है। अगला है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को ही कर दिया गया था। उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। समाजवादी और अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी में, कम्युनिस्ट में, इनमें से कोई नहीं। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसी में जितनी भी जो उत्पादन का जो साधन होता है उसका स्वामित्व निजी लोगों के पास होता है। अगला क्वेश्चन है कि गैस और बिजली का उत्पादन किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो गैस और बिजली का जो उत्पादन है वह द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है, क्योंकि बिजली कोयला से उत्पादित होती है, और कोयला खनन में आता है, तो खनन प्रथम हुई तो बिजली द्वितीय होगी। अगला है कि बांग्लादेश की मुद्रा के क्या नाम? तो बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहते हैं, और इसकी राजधानी ढाका है। प्रोफेसर MD यूनुस का संबंध किस देश से है? तो ये पहले पाकिस्तान, यानी अब के बांग्लादेश से ये संबंध रखते हैं। अगला है कि प्राथमिक कृषि ऋण समिति किसान को किस प्रकार का ऋण
प्रदान करती है। यानी कि टाइप ऑफ द लोन डज द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कमेटी प्रोवाइड टू फार्मर, यानी फार्मर को किस प्रकार का लोन दिया जाता है, अल्पकालिक, दीर्घकालिक, मध्यकालिक, ये सभी। तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा इनमें से सभी, यानी कि जो किसान को सभी प्रकार के लोन देने का काम करती है। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? जवाहर योजना की शुरुआत जो है वो 1979 ईस्वी को ही, सॉरी 1989 1989 में हो गई थी। एक साल में कितने दिनों तक रोजगार की गारंटी मनरेगा देता है? तो 100 दिन तक काम की गारंटी आपको मनरेगा के तहत मिलती है। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? तो 582, 582, 35, 24 या 38। तो ऑप्शन से नजर ये तो होगा नहीं, तो आंसर होगा 35। अगला है कि प्रोफेसर पीसी महानबोलिस के अध्यक्षता में किस समिति का संगठन किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन इनकी अध्यक्षता में ही किया गया था। अगला है कि बचत और व्यय और बचत की खपत को क्या कहा जाता है? तो व्यय और बचत की खपत को हम लोग आय कहते हैं। ये दोनों व्यय और बचत, यानी कि जितना मैंने बचाया, खर्च किया, और जितना मैंने बचाया, इस दोनों को अगर जोड़ देंगे तो उसे हम लोग आय कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधि के चक्रीय प्रवाह है? तो चक्रीय प्रवाह तो इनमें से सभी, यानी कि उत्पादन, व्यय, आय और सभी, यानी सभी जो होगा वो आर्थिक गतिविधि। यानी कि अगर हम लोग चीज का उत्पादन करेंगे तो आय होगा, तो उत्पादन करने से उसको खर्च करेंगे, तो मतलब ये सारे का सारे तीनों चीज जो होगा वो आपको चक्रीय प्रवाह में, आर्थिक गतिविधि में आते हैं। इनकी किसी चीज का उत्पादन, हमने द्वारा सामान खरीदना, या फिर हमने द्वारा काम करके पैसा कमाना। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो भारत में सबसे पहली बार जो राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है वो 1968 ईस्वी में लगाया गया था। फिर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? अनिवार्य सदस्यता, सहकारिता। अनिवार्य सदस्यता, लोकतांत्रिक आधार, नैतिक, सामाजिक या स्वैच्छिक सदस्यता। तो अनिवार्य सदस्यता, यानी कि अगर आप सहकारी हैं तो उसमें आपको आप जब चाहे उसमें से हट सकते हैं और जब चाहे उसमें से रह सकते हैं। इसमें आपको अनिवार्य सदस्यता का नहीं मिलता है। उसका उसमें हमेशा लोकतांत्रिक आधार तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जो ज़्यादातर लोगों की जो मांग रहेगी वही पूर्ति की जाएगी। नैतिक, सामाजिक, स्वैच्छिक सदस्यता मतलब अपने मन से आप उसमें रह सकते हैं। अगला है कि इनमें से कौन सा गैर आर्थिक बुनियादी ढांचा है? फाइनेंस, एनर्जी, हेल्थ या कम्युनिकेशन। गैर आर्थिक बुनियादी ढांचा में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका संचार हो जाएगा। यानी जो संचार है वो गैर बुनियादी आर्थिक ढांचा, यानी वित्त, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बाकी पहले के लोग भी बिना बातचीत के रहते तो अभी भी रह सकते हैं। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज समिति से नहीं, ये शहरी निवासी, यानी जो अर्बन गवर्नमेंट है ना, नगर के लिए ही ये बिलोंग करता है। अगला है कि बिहार के एक नगर निगम में कितने वार्ड हो सकते हैं? तो 72 के आसपास, लगभग 75, लगभग मैक्सिमम एक नगर निगम में 75 वार्ड हो सकते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन का संबंध सुंदरलाल बहुगुणा से बिलोंग करते हैं। नेपाल में 7 पार्टी का गठबंधन क्यों बनाया गया? राजशाही को स्थापित करने के लिए, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, अभिजात स्थापित करने के लिए, या साम्यवाद स्थापित करने के लिए? तो लोकतंत्र को, क्योंकि जो ये 7 पार्टी गठबंधन है तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए ही किया गया होगा। अगला है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो कांशीराम जी ने की थी, और अभी इनकी जो अध्यक्षता है वो मायावती के जी हैं, और ये अभी यूपी में एक्टिव है। दल बदल विरोधी कानून लागू किया गया। एमपी और विधायक में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या सभी, तो ये बस एमपी और विधायक के द्वारा ही लाया जाता है। बिहार को झारखंड से कब अलग किया गया? तो ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को लागू किया गया, मतलब अलग किया गया था, और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म भी मनाया जाता है। इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? एकल सरकार, लिखित संविधान, सर्वोच्च न्याय, शक्ति का विभाजन। तो विशेषता नहीं है तो एकल सरकार, इसमें सिंगल गवर्नमेंट नहीं होती। इसमें मैक्सिमम मतलब बहुत सारे इसमें बहुत सारे सरकार रहते हैं संघ में। लोकसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो वो 543। अगला है कि बांग्लादेश के पहले किस नाम जाना जाता है? तो बांग्लादेश को पहले ईस्ट पूर्वी पाकिस्तान के नाम जाना जाता है। जैसे कि अगर ये भारत है तो अगर ऐसे करके यहाँ पे ये मेरा फिगर अच्छा नहीं बना, तो ये पाकिस्तान है, तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये ईस्ट पाकिस्तान यानी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश। अगला है कि वेस्ट इंडीज फेडरेशन का गठन कब किया गया था? तो वेस्ट इंडीज फेडरेशन का गठन 1958 ईस्वी को किया गया था। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के जो लेखक हैं वो मैगस्थनीज जी हैं। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश कौन सा है? चीन, भारत, रूस या पाकिस्तान? अगर हम लोग लोकतांत्रिक की बात करें, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत ही है। आंग सान सू किस देश की नागरिक है? तो आंग सान सू जो है वो भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल, तो ये म्यांमार की नागरिक है।
क्षेत्रवाद की भावना का बुरा प्रभाव क्या है? राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय एकीकरण, अलगाववाद, यानी क्षेत्रवाद से अलगाववाद फैलता है, तो इसका जो बुरा कारण है वो अलगाववादी है। अगला है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। बाकी आप लोग जब जाइएगा तो जितने भी जो आपके बुक्स में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान उसके बारे में आप पढ़ के जाइएगा। भारत की पहली राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? भारत की जो पहली राष्ट्रीय जल नीति वो सितंबर 1986 में 87 में अपनाई गई थी। विश्व का सबसे बड़ा वन आवरण वाला देश रूस है, यानी रूस में विश्व का सबसे ज्यादा वन पाया जाता है। किस मिट्टी में ह्यूमस नहीं पाया जाती है? तो पर्वतीय काली जलोढ़ में पाई जाती है, लेकिन लेटराइट सॉइल में नहीं पाई जाती है। क्या? तो ह्यूमस। और ह्यूमस क्या होता है? जो पेड़ पौधा जो सर के जो मिट्टी का एक लेयर बना देता है उसी को हम लोग ह्यूमस कहते हैं। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र डिगबोई, मुंबई है, खंबात, मंगला। तो डिगबोई में ही सबसे ज्यादा तेल अभी निकलता है। इनमें से कौन एक वृक्षारोपण फसल है, यानी कि कौन सा एक रोपण फसल है? तो रोपण फसल के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो चाय, रबर, गन्ना सभी है। रोपण फसल का मतलब होता है कि इसका इस्तेमाल ये फसल को उत्पादन करके इसको बेच के हम लोग क्या करते हैं? पैसा अर्जित करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लाइफलाइन ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? तो जो लाइफलाइन ट्रेन है इसकी शुरुआत 1991 ईस्वी में की गई थी। कांवड़ झील कहाँ है? तो कांवड़ झील दरभंगा, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर। तो ये बेगूसराय में है। संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव किस राज्य में पारित किया गया था? पश्चिम बंगाल, असम, केरल या उड़ीसा? तो इसका जो उत्तर होगा वो संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पश्चिम बंगाल में ही लागू किया गया था। अगला है कि निम्न में से कौन एक अकार्बनिक खनिज है? अकार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं पाए जाते हैं। तो ये आपका जो उत्तर हो जाएगा वो अभ्रक होगा। अभ्रक में कार्बन की थोड़ी मात्रा, नहीं तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सभी कोयला कार्बन का ही अप्रूप होता है। भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में ही सुंदरवन है और वहीं पे मैंग्रोव वन पाया जाता है। और ये मीथेन और इसके आसपास मीथेन गैस होते हैं और इसके जो जड़ होते हैं वो बाहर निकले हुए होते हैं, सब होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कोयला सबसे कम गुणवत्ता वाला कोयला होता है? तो पीट कोयला जो होता है वो सबसे कम गुणवत्ता वाला कोयला है और सबसे अच्छा वाला एंथ्रासाइट होता है। आपका उत्तर कम गुणवत्ता तो पीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चाय की खेती की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सिक्किम, तमिलनाडु, असम और केरल। तो असम में सबसे ज्यादा पहले चाय की खेती की शुरुआत हुई थी। अगला है कि व्हाट टाइप्स ऑफ मिनरल्स इज पायरेट? पायरेट कैसा है? तो पायरेट एक मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, परमाणु या फिर आणविक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये पायरेट एक धात्विक परमाणु है। अगला है कि भारत का पहला परमाणु संयंत्र ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि महाराष्ट्र में स्थापित है। अगला है कि कोडरमा किस खनिज से संबंधित है? तो ये जो कोडरमा है यहाँ पे अभ्रक, कॉपर, सोना या लौह, तो यहाँ पे अभ्रक सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने ओपेक की सदस्यता छोड़ दी है? तो कतर जो है वो हाल ही फिलहाल में उन्होंने ओपेक की सदस्यता छोड़ दी है, क्योंकि ये जो कतर है और ये जो ओपेक है ये एक कंट्री जितनी भी जो तेल बेचने वाले जितने भी जिस देश में तेल पाया जाता है ना वो सारे के सारे जो देश होते हैं वो तेल बेचने के लिए ही अपना एक ग्रुप बना के रखा है जिसका नाम उन्होंने ओपेक रखा हुआ है और इससे कतर अब अलग हो चुका है। इनमें से कौन जूट का प्रमुख उत्पादक है? भारत, चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो जो बांग्लादेश है वहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में जूट उत्पादित किया जाता है। अगला है कि असवान बांध किस नदी से संबंधित है? तो असवान बांध जो है वो नील नदी पर बना हुआ है। इनमें से कौन एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद एक मानव जनित आपदा, बाकी सुनामी, बाढ़ और भूकंप रीजन नेचर के द्वारा दिया गया है, अभिशाप है। बिहार किस वर्ष विनाशकारी भूकंप से प्रभावित हुआ था? तो बिहार जो है वो 1920, 66, 2004, 1934। तो 1934 में जो बिहार है वो विनाशकारी भूकंप से प्रभावित हुआ था। अगला है कि बाढ़ के दौरान कौन सी जगह सबसे सुरक्षित है? उच्च जमीन, बाढ़ का मैदान, डेल्टा या इनमें से? तो बच्चे लगा देगा उच्च जमीन, जो हाई ग्राउंड पे जाएंगे तो हम लोग बाढ़ से बच सकते हैं। अगला है कि भूस्खलन का अर्थ क्या होता है? तो भूस्खलन का अर्थ है मलबा खिसकना, चट्टानों के गिरना, चट्टानों खिसकना और ये सभी। तो सब कुछ गिर रहा है, घसक रहा है, मतलब कि आंसर सभी होगा। अगला है कि आपातकाल प्रबंधन के प्रमुख घटक कौन है? तो आपातकाल प्रबंधन के जो मुख्य घटक होंगे वो आपके सभी लोग, स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी, स्थानीय सभी लोग जो होंगे वो आपके आपातकाल में आपकी मदद करेंगे। अगला है कि भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों का आकार कैसा होना चाहिए?
अंडाकार, त्रिकोणी, वर्ग या आयताकार। तो जो आयताकार होगा, आयताकारी शेप बना के हम लोग रखते हैं। तो पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। ये पूरा का पूरा 80 क्वेश्चन था जो सेट बिहार बोर्ड के द्वारा जो दिया गया था, उसका सॉल्यूशन है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, और आपका जो राय है तो प्लीज़ आप हमें वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो